नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। राज्य में बिजली कनेक्शन काटने पर लगी रोक, डिप्टी सीएम अजित पवार ने की विधानसभा में घोषणा। बिजली के बकायेदारों को मिली बड़ी राहत। पूजा चौहान की बदनामी मामले में बंजारा परिषद ने फडणवीस सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ थाने में दी शिकायत। कहा, पूजा पर लगाए जा रहे अनर्गल आरोप से समाज हुआ है बदनाम। और मुंबई में बिजली गुल के मुद्दे पर राजनीति में दौड़ने लगा करंट। एक और पूर्व ऊर्जा मंत्री ने सरकार पर लगाए नाकामी के आरोप, तो दूसरी ओर गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र नहीं, भारत में सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट को है साइबर हमले से खतरा। और अब खबरें विस्तार से। आखिरकार राज्य सरकार ने बकायेदार बिजली ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है। राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बिजली के मुद्दे को लेकर चर्चा करने की मांग की थी। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में आज से ही किसान अथवा घरेलू ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई रोकने के आदेश दे दिए हैं। आखिरकार बिजली बिल वसूली करने के लिए महावितरण द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई पर रोक लग गई है। मंगलवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में यह आदेश दिए हैं। इससे पहले प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने बिजली कनेक्शन काटे जाने के मुद्दे पर अपनी भूमिका रखते हुए किसानों और सर्वसाधारण घरेलू ग्राहकों के साथ बढ़ती जा रही सख्ती को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रश्नोत्तर काल का स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने सत्ता पक्ष की ओर से खड़े होकर घोषणा करते हुए कहा कि जब तक देवेंद्र फडणवीस द्वारा रखे गए मुद्दे पर ऊर्जा विभाग की चर्चा नहीं होती, तब तक राज्य के किसानों व घरेलू ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काटना तत्काल रोका जाएगा। बता दें कि कोरोना की पृष्ठभूमि में गत वर्ष राज्य में किए गए लॉकडाउन में लाखों लोगों के रोजगार और व्यवसाय बंद हो गए थे। नतीजा यह हुआ है कि लोगों के पास इस बढ़े हुए बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं रहा। बकाया लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके मद्देनज़र महावितरण ने किसानों व औद्योगिक ग्राहकों के साथ घरेलू ग्राहकों के बिजली कनेक्शन भी काटना शुरू कर दिया था। किंतु उप मुख्यमंत्री अजित पवार की इस घोषणा से अब बकायेदार बिजली ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्हें लग रहा है कि जल्द ही बिजली बिल माफी के संदर्भ में सरकार जल्द ही कोई न कोई निर्णय जरूर लेगी। अध्यक्ष महोदय, नियम 57च्या अंतर्गत प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून अध्यक्ष महोदय आम्ही चर्चा मागितली आहे, कारण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठा आक्रोश आहे विजेच्या संदर्भात। लाखो लोकांना नोटीस गेल्या आहेत। अध्यक्ष महोदय, सरसकट वीज कनेक्शन कापलं जात आहे। शेतकऱ्यांना आधीच लॉकडाऊनमुळे अतिवृष्टीमुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असताना आता पुन्हा त्यांच्यावर हे संकट अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी वीज कपातीचं निर्माण झालेलं आहे। आणि एवढंच नाही अध्यक्ष महोदय, तर अनेक लोकांना अशा प्रकारचे विजेचे बिल आलेले आहेत की ज्याच्या बातम्या आपण देखील पाहिल्या। 80 कोटी अशी बिलं या ठिकाणी आलेली आहेत। माननीय मंत्री महोदयांनी आम्ही सूट देतो म्हणून सांगितलं। सूट देणं तर सोडाच, पण विजेचे दरही वाढवण्यात आले आहेत अध्यक्ष महोदय। आणि खूप मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जे काही कनेक्शन कापणं चाललेलं आहे, आज सरसकट अध्यक्ष महोदय यातनं एक मोठा आक्रोश आहे। आज छोटे दुकानदार आहे, या छोट्या दुकानदारांना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये दुकानं सुरूच करता आली नाही। आता तुम्ही त्यांना म्हणाल की आत्ताच्या आत्ता बिलं भरा, कुठनं भरणार आहे अध्यक्ष महोदय? खूप मोठी अडचण ही यातनं तयार झालेली आहे। आणि म्हणून मी या ठिकाणी 57चं नोटीस देऊन आपल्याला विनंती केली आहे की सरकारने या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून या विषयावर तात्काळ चर्चा सुरू करावी आणि हा जो काही आक्रोश आहे विजेच्या संदर्भातला हा समजून घ्यावा, अशा प्रकारची नोटीस मी आपल्याला दिली आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण तात्काळ ही चर्चा सुरू करावी। सत्तारूढ पक्षाचा जो ठराव आहे त्याच्यातच ती चर्चा इन्क्लूड आहे, त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यावेळेला चर्चा करावी। सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव तसा आहे
त्याच्यातच एकत्ररित्या ती चर्चा करा. अध्यक्ष महोदय, तो प्रस्ताव जो आहे अध्यक्ष महोदय कोरोनाच्या संदर्भातला आहे, पण ही महत्वाची चर्चा आहे. त्याच्यात खूप मोठी अडचण आहे अध्यक्ष महोदय. रोज कनेक्शन, आता तुम्ही ती चर्चा येतपर्यंत अजून 50,000 कनेक्शन कापलेले असतील अध्यक्ष महोदय. मग आता या ठिकाणी आम्हाला आश्वस्त करावं की आजपासून कनेक्शन कापणं आम्ही बंद करतो, काही चर्चेची आवश्यकता नाही आहे. पण रोज कनेक्शन कापले जात आहेत, दर मिनिटाला कापले जात आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गरिबाची अडचण या ठिकाणी होते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून 57 आयुधच त्या करताय. उद्या चर्चा करायला, परवा चर्चा करायचं आयुध नाही आहे. जेव्हा तातडी असते त्यावेळेस आपण 57चा आयुध या ठिकाणी वापरतो. अध्यक्ष महोदय, खूप मोठ्या प्रमाणात सामान्य ग्राहकावर हा भुर्दंड आहे. त्याच्यावर कोरोनामुळे तो पहिलेच नागावलेला आहे. अशा परिस्थितीत असं होणं योग्य नाही. माझी विनंती आहे आपल्याला अध्यक्ष महोदय की आपण 57च्या संदर्भातली माझी जी नोटीस आहे त्या नोटीसवर चर्चा सुरू करा. राज्य सरकारच्या वतीनं मी सांगू इच्छितो की जोपर्यंत ऊर्जा विभागाची देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुद्दा उपस्थित केला त्याची चर्चा होत नाही, तोपर्यंत राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे किंवा इतर घरगुती ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडणं ताबडतोब थांबवण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय दादांचे आभार मानतो की त्यांनी अतिशय योग्य निर्णय या ठिकाणी घोषित केला. अध्यक्ष महोदय, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की जोपर्यंत या संदर्भातले निर्णय होत नाहीत तोपर्यंत कोणाची वीज तोडण्यात येणार नाही. याबद्दल मी अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी शासनाचे आभार मानतो आणि विनंती एक करतो, ज्यांचे तोडले त्यांचे जोडून द्या, त्यांनाही समान न्याय द्या, अशा प्रकारची आमची विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. पूजा चौहान मृत्यु प्रकरण में बंजारा समाज के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है. बंजारा परिषद ने पूजा पर अनर्गल आरोप लगाकर बंजारा समाज की बदनामी किए जाने का आरोप लगाते हुए वाशिम जिले के मानोरा थाने में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत देते हुए उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है. टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की पुणे में हुई मौत के संदर्भ में अनर्गल आरोप लगाए जाने से पूजा के परिवार सहित बंजारा समाज की बदनामी हो रही है. इससे संतप्त होकर अखिल बंजारा परिषद के अध्यक्ष श्याम राठौड़ ने वाशिम के मानोरा थाने में भाजपा के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ, अतुल भातखलकर, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, शांताबाई चौहान सहित प्रसार माध्यमों पर अपराध दर्ज करने की मांग का निवेदन एक शिकायत के माध्यम से किया है. पुलिस ने इस शिकायत को जांच में रखा है. उल्लेखनीय है कि पूजा चौहान की मृत्यु के बाद उसे लेकर कई दिनों से अनर्गल आरोप लगाए जाने का सिलसिला जारी है. विशेषकर भाजपा नेता और मीडिया लगातार पूजा चौहान, उसके परिवार और समाज की बदनामी कर रहे हैं. इस कारण हमने संबंधित बदनामी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस थाना मानोरा में शिकायत दर्ज करवाई है. यदि इन लोगों पर जल्द से जल्द अपराध दर्ज नहीं किया गया तो बंजारा समाज संपूर्ण महाराष्ट्र में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा, ऐसी चेतावनी बंजारा समाज परिषद के अध्यक्ष श्याम राठौड़ ने दी है. मागील गेल्या 20 ते 22 दिवसापासून जे बीजेपीचे नेत्या आणि आपल्या प्रसारमाध्यमातून जे विषय चालू आहे, पूजाताई चव्हाण यांचा जो मृत्यू, दुर्दैवी मृत्यू झाला, त्यांचा दुःख संपूर्ण बंजारा समाजाला आहे आणि आम्हाला पण आहे. पण या गोष्टीचा एक फायदा घेऊन बीजेपीचे नेत्यानं जो समाजाची एक बदनामी चालू केलेली आहे, मागील अनेक वर्षापासून बंजारा समाजावर जो अत्याचार चालू केलेला आहे, सीमा राठोड हनुमंतखेडा औरंगाबादमध्ये सामूहिक बलात्कार झाले, नेमाडे प्रकरण आहे, आशुतोष राठोड दारव्याचं प्रकरण आहे. त्यावेळेस बीजेपीचे नेते का कुंभकर्ण झोपीमध्ये होते का? त्यावेळेस कोणत्याही नेत्यांना जाग आली नाही, त्यावेळेस कोणत्याही नेत्यांना बंजारा समाजाचा हा पुळका सुटला नाही. आणि आज फक्त या आमच्या जे ताई आहे पूजाताई चव्हाण यांच्या मृत्यू प्रकरणी फक्त यांना राजकारण करण्यासाठी हे सगळे नेते आणि सगळे हे समोर येऊन सगळं काही समाजाची आमची तमाशा आणि आमची बेइज्जती करत आहे. पण कलम 21 नुसार कोणत्याही महिलेचं चरित्र हनन करता येत नाही. ते सोशल मीडिया असो, टी व्ही माध्यम असो, प्रसार माध्यम असो, कोणत्याही चव्हाट्यावर या गोष्टी आणता येत नाही असं कोर्टाचे सुद्धा आदेश आहे. तरी पण बीजेपीनं कोर्टाची आदेशाची पायमल्ली केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी म्हणून मी श्याम राठोड RBP राष्ट्रीय बंजारा परिषद जिल्हा अध्यक्ष म्हणून काल तक्रार दाखल केलेली आहे. आणि ही तक्रार फक्त एक श्याम राठोड या नावानेच नसून RBP पूर्ण भारतभर आमची एक संघटना आहे, ज्यांचं नेतृत्व आमचे माननीय किसनभाऊ राठोड करतात.
आणि जेवढे आमच्या समाजाचे संघटना आहे या सगळ्या संघटनेचे पदाधिकारी आज माझ्यासोबत आहेत. आणि जर काल या जे आम्ही BJPच्या विरोधात जे काही इथं तक्रार दाखल केली त्या अनुषंगाने कालपासून जो मला धमकीचे फोन यायला लागलेत, सगळं काही BJPच्या नेतेसुद्धा दम देत आहेत TV माध्यमातून की आम्ही असं करू तसं करू. पण मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की ही तक्रार बंजारा समाजाच्या एका माणसाने नसून संपूर्ण बंजारा समाजाच्या वतीनं आहे. यांची दखल तुम्ही घ्यावी. आणि आज मानोरा तालुक्यातून जो प्रकरण चालू केलेलं आहे हे अख्खं महाराष्ट्रभर आम्ही हर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करू, हे आपल्या माध्यमातून मला सांगायचं आहे. इस संदर्भ में मानोरा पुलिस थाने के निरीक्षक शिरीष मानकर से जानकारी लिए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है और इस मामले में जांच की जा रही है। शहर के कई सरकारी दफ्तर कोरोना नियमों का पालन करने में दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के तहसील कार्यालय में जहां बिना मास्क लगाए लोगों की कतार नजर आई, वहीं कोरोना टीकाकरण सेंटर पर भी मास्क लगाकर पहुंचे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ही नहीं रहा। प्रस्तुत है हमारी यह रिपोर्ट। दिया तले अंधेरा वाली कहावत तो सुनी थी, लेकिन इस कहावत को साबित करके दिखा रहे हैं सरकारी कार्यालय, जहां पर शासन के निर्देशों की ही धज्जियां उड़ती साफ देखी जा सकती है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं वह कलेक्टर कार्यालय का ही हिस्सा कहे जाने वाले तहसील कार्यालय की है। सरकार ने कोरोना की पृष्ठभूमि में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क धारण करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन इस कार्यालय के बाहर कतार में खड़े लोगों को देखिए, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, ना ही इनमें सुरक्षित अंतर का पालन दिखाई दे रहा है। हैरत की बात तो यह है कि किसी सरकारी अधिकारी ने इन लोगों को नियम समझाने की ज़रूरत नहीं समझी। दूसरा दृश्य उस स्थल का है जहां कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नागरिकों को कोवैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। इस टीकाकरण सेंटर पर कुछ लोग मास्क पहनकर तो पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं अता पता नहीं है। इससे साफ तौर पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नियम कानून केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए ही बने हैं। मुंबई में गत वर्ष अक्टूबर माह में अचानक हुए बिजली गुल के मुद्दे को लेकर राजनीति में करंट प्रवाहित होते हुए नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज सामने आए और उन्होंने सरकार पर नाकामी छुपाने के लिए बहानेबाजी करने का आरोप लगाया है। गत वर्ष 12 अक्टूबर को बिजली सप्लाई यंत्रों में आई तकनीकी खराबी के कारण देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अंधेरे में डूब गई थी। इसे लेकर जब राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्रालय पर कई सवाल खड़े हुए तो सरकार की ओर से राज्य के ऊर्जा मंत्री ने यह सफाई दी थी कि इस गड़बड़ी के पीछे चाइना का षड्यंत्र है और ऐसा साइबर अटैक के कारण हुआ है। ऊर्जा मंत्री के इसी बयान को लेकर राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को सत्ता पक्ष की खिंचाई करते हुए नजर आए। उन्होंने ऊर्जा मंत्री के इस बयान को राज्य सरकार की नाकामी छुपाने का षड्यंत्र बताया। संपूर्ण मुंबई बंद होती आणि या प्रकरणामध्ये काल गृहमंत्री आणि ऊर्जा मंत्री यांनी स्वतःची पाठ ठोपटून घेण्याकरता चायनाने काहीतरी सायबर अटॅक केला आणि म्हणून आमचं ग्रीड फेल झालं असा एक कपोल कल्पित एक बातमी तयार केली आणि या कपोल कल्पित रिपोर्टच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या मुंबईच्या जनतेला मूर्ख बनवण्याचं काम या दोन्ही मंत्र्यांनी केलं। गौरतलब है कि इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट अधिवेशन चल रहा है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री द्वारा दिया गया साइबर अटैक वाला बयान ही गलत है, ऐसा कहते हुए इसकी शिकायत केंद्र सरकार से करने की तैयारी चंद्रशेखर बावनकुले ने यहाँ एक पत्र परिषद में दर्शाई। मुंबई में बिजली गुल के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री भी अपने बयान पर कायम है। आज पुनः मीडिया से रूबरू हुए गृह मंत्री ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण देश की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को साइबर अटैक से खतरा है। इस संबंध में उनकी केंद्रीय मंत्री RK सिंह से भी बात हुई है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति करना जरा भी उचित नहीं है। मुंबई में बिजली गुल प्रकरण पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के इस बयान के बीच ही
गृह मंत्री अनिल देशमुख का ताज़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत भर के इम्पोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के संबंध में जो रिपोर्ट आई है उन पर साइबर अटैक की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने भी ऐसे साइबर अटैक से सावधान रहने की बात कही है। इस कारण विदेशी शक्तियों द्वारा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मालवेयर इंट्रूजन करने के प्रयासों के प्रति महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इस पर राजनीति उचित नहीं। कल शाम को मैंने जो मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ फॉरेन कंपनी द्वारा कुछ मॉलवेयर इंट्रोड्यूस शायद किया होगा, इसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसके बारे में जो एक्चुअली रिपोर्ट आया है सिर्फ ये मुंबई के बारे में नहीं है, महाराष्ट्र के बारे में नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर शायद इस प्रकार का साइबर का जो मॉलवेयर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास हुआ हो, इसके लिए कोई राजनीति इसमें न लाते हुए सभी ने इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। आज ही मेरी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब, इनका मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने भी बताया कि ये एकदम सही बात है कि वो भी इसके बारे में सतर्क है, वो भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उनका भी ये कहना था, ये कोई राजनीति की बात नहीं, सभी मतलब ऑल ओवर इंडिया और सभी स्टेट ने इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। और इस प्रकार का साइबर अटैक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है या होने की कोई कोशिश करता है, करने की कोई कोशिश करता है, तो इसके लिए अपनी खुद की यंत्रणा उन्होंने स्ट्रेंथन करना चाहिए। शहर में पिछले दिनों 24 घंटे में कोरोना के 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना की तीव्रता को देखते हुए रोजाना 1000 के आसपास नए मरीज पाए जा रहे हैं। मंगलवार को जिले में 995 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं। नागपुर जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें शहर के 5 मरीजों का समावेश है। एक ही दिन में 11,446 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 995 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना के तेजी से प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिवसीय मार्केट बंद रखा था। सोमवार से सड़कों व बाजारों में फिर से वही भीड़ दिखाई दे रही है। शहर में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 9,000 को छूने में थोड़ा ही पीछे है। शहर में एक्टिव केसेस की संख्या 8,844 दर्ज की गई है। शहर के गांधी सागर तालाब की दशा सुधरने के लिए जन संगठनों ने एक बार फिर सामने आए हैं। युवा चेतना मंच की कार्यकर्ताओं ने मुख्य आंदोलन करते हुए शासन प्रशासन का ध्यान तालाब की बदहाली की ओर खींचने का प्रयास किया है। शहर के प्राचीन शुक्रवारी तालाब का नाम बदलकर गांधी सागर तालाब तो कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। गांधी सागर तालाब में अब भी ड्रेनेज लाइनें अटैच है और मध्य नागपुर में प्राकृतिक सुंदरता बिखेरने वाली यह धरोहर बदहाली का शिकार है। गांधी सागर तालाब का संवर्धन करने के लिए युवा चेतना मंच ने पहल की और सरकार व प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए नागपुर में मुख्य आंदोलन किया गया। युवा चेतना मंच पदाधिकारियों की मांग है कि तालाब में आ रहा गटर का गंदा पानी रोका जाए, इसका कचरा साफ कराया जाए तथा बरसात के पानी का संग्रहण इस तालाब में किया जाए ताकि गांधी सागर की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। इस मुख्य आंदोलन का नेतृत्व प्रवीण घरजाले ने किया। नागपुर महानगर पालिका ने अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 70वें स्थापना दिन पर मनपा के प्रथम महापौर बैरिस्टर वानखेड़े का स्मरण करते हुए 54वें महापौर दयाशंकर तिवारी ने उन्हें अभिवादन किया है। नागपुर महानगर पालिका का 70वां स्थापना दिवस मंगलवार को नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय में मनाया गया। मनपा के 54वें महापौर दयाशंकर तिवारी ने इस मौके पर नागपुर मनपा के प्रथम महापौर बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अभिवादन किया। इस गरिमामय कार्यक्रम के बाद स्थायी समिति सभागृह में भी बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े को अभिवादन कर महापौर दयाशंकर तिवारी ने महानगर पालिका द्वारा किए गए शहर विकास के कार्य और महापौर के पद की गरिमा का अपने शब्दों में बयान करते हुए शहर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। महापौर ने कहा कि 70वें स्थापना दिन पर महापौर बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नागपुर के महापौर रहे जनप्रतिनिधियों ने ही राज्य के मुख्यमंत्री पद पर
राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। के चरणों में मैं शत नमन करता हूं। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूं और इस नागपुर नगरी की समस्त जनता का भी आज के विशिष्ट दिवस पर मैं अभिवादन करता हूं। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि 2 मार्च 1951 को नागपुर महानगर पालिका की स्थापना हुई और उसके पश्चात 70 वर्ष के बाद आज शहर के 54वें महापौर के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। समस्त नगरवासियों को मैं महानगर पालिका के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1864 में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह इनके नेतृत्व में इस नागपुर शहर की निर्मित हुई और बख्त बुलंद शाह के नेतृत्व में निर्मित उनके पूर्वजों के उनके वारसानों के नेतृत्व में निर्मित बहुत सी ऐसी वास्तुएं हैं जो आज भी नागपुर शहर का मार्गदर्शन करती है। बख्त बुलंद शाह के बेटे इन्होंने गांधी सागर जो तालाब है इसे जुम्मा तालाब के नाम से बनाया था और बख्त बुलंद शाह जी ने महल में किले का निर्माण किया था। उस किले के बुर्ज पर आज भी वह तोप रखी है जिस तोप ने अलाउद्दीन खिलजी जब अमरावती पर आक्रमण करने जा रहा था तो उससे इस शहर को बचाने का काम किया था। 1864 में ये नगर पालिका के रूप में बनी और 1951 में महानगर पालिका के रूप में इसने रूप धारण किया। आज़ादी के पूर्व से लेकर के वर्तमान तक इस देश के बड़े बड़े महापुरुष इस महानगर पालिका को अपनी भेंट दे चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत सारे गणमान्य हैं जिन्होंने इस महानगर पालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज उस महानगर पालिका का महापौर इस हैसियत से खड़े होते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं, कारण इस महानगर पालिका की इतनी अच्छी परंपरा रही है। हम लोग आज नागपुर के पहले महापौर बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करके हमने इस कार्य का प्रारंभ इसलिए किया कि महानगर पालिका बनने के बाद पहले महापौर के रूप में बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े केवल शिक्षाविद नहीं थे, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक चळवळ को साथ में लेकर के चलने वाले नेतृत्व के रूप में उन्हें जाना जाता था। नई पीढ़ी को यह जानकारी नहीं है कि हम मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के नाम से जिस वानखेड़े स्टेडियम को जानते हैं और पूरे विश्व में मुंबई का क्रिकेट का वानखेड़े मैदान प्रसिद्ध है, वो वानखेड़े स्टेडियम बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े के नाम से मुंबई में बना हुआ है। नागपुर में रहने वाले वासिंदे के नाम से मुंबई में अगर स्टेडियम बनता है तो उस व्यक्ति की कितनी कीर्ति थी इसकी हम संकल्पना कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा के संविधान निर्मित के बीच में अपनी चर्चा हो, इन सारे विषयों को लेकर के ओबीसी समाज की बात को रखने का विषय हो, हर विषय को संजीदगी के साथ में रख करके उसका पाठ पुरावा करके उसे पूर्णता तक ले जाना, यह बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े जी की उपलब्धि थे। एक संयोग था कि पहले महापौर अगर बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े बने तो नागपुर शहर की पहली महिला महापौर होने का सौभाग्य उनके सुपुत्री कुंदाताई विजयकर को प्राप्त हुआ। और यह सारी चीजें केवल उनकी पुत्री नहीं, एक अच्छी कार्यकर्ता, एक ऐसी अच्छी सामाजिक नेतृत्वकर्ता जो क्रीड़ा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काम करती थी, ऐसी कुंदाताई का भी नाम रहा। एक लंबी परंपरा नागपुर शहर की रही है। नागपुर शहर से निकलने वाले अनेक महापौरों ने विधायकों के रूप में भी कार्य किया है। नागपुर शहर के महापौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं, यह भी नागपुर शहर का एक वारसा रहा है और इस पवित्र वारसे को आगे लेकर के जाने की जिम्मेदारी हम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की है। नागपुर शहर के तरफ पूरे विश्व का देखने का दृष्टिकोण एक अलग है। उसका मुख्य कारण यह है कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का शहर, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय नितिन जी गडकरी के शहर के रूप में जाना जाता है, 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। मैं आज के पावन प्रसंग पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ
हम जो सभी लोग जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, इसका सारा श्रेय नागपुर शहर की जनता को जाता है, कारण उसने हमें निर्वाचित करके दिया, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। और एक नगर सेवक यह शब्द जो है, इसकी अपेक्षा निगम पार्षद यह शब्द ज़्यादा उचित लगता है। निगम काम करे और उसके पार्श्व में अर्थात उसके पीछे की पृष्ठभूमि में जनप्रतिनिधि खड़ा रहे और निगम से काम करवा ले, यह हमारी भूमिका होनी चाहिए। यह भूमिका कहीं ना कहीं लिप्त होती हुई दिखाई देती है। निगम भी दिखाई नहीं देती और पार्श्व भी दिखाई नहीं देता। यह अड़चन आज के वर्तमान वातावरण में दिख रही है। लेकिन निगम पार्षद की जो मूल अवधारणा है कि निगम से काम कराने के लिए पार्श्व में खड़े होकर के काम करवा लेना, उस पृष्ठभूमि को फिर से अलंकृत करने का काम सारे नगर सेवक करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। नागपुर शहर एक अपना स्वरूप बदल रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में नागपुर शहर का चयन किया गया है और वह कार्य भी नागपुर शहर में प्रारंभ है। नागपुर शहर अनेक बातों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा शहर रहा है जिसने गंदे पानी का शुद्धिकरण करके उसे बिजली के उपयोग के लिए भेजा और एक पंथ दो काज के रूप में बिजली के लिए जो रिजर्व वाटर था पावर जनरेशन के लिए, वो नागपुर शहर को मिल गया। नागपुर के पीने का पानी बढ़ा और गंदा पानी जो बह करके आगे आने जाने वाली नदियों को गंदा करता था, वह शुद्ध होकर के बिजली उत्पादन के लिए काम आने लगा। यानी गंदगी में से भी जिंदगी पैदा करके ऊर्जा उत्पादन करने का काम इस शहर ने पैदा शुरू किया और पूरे भारत का नेतृत्व नागपुर ने किया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल जी ने निर्णय लिया कि नागपुर के पार्श्वभूमि पर ऐसे जहां जहां भी पावर प्लांट है, उन्हें उस शहर के सीवरेज ट्रीटेड वाटर के माध्यम से ही इलेक्ट्रिकल जनरेशन करना पड़ेगा। ऐसा पूरे देश के लिए कानून बना दिया। पहली इथेनॉल बस नागपुर में चली, पहली इलेक्ट्रिक बस नागपुर में चली। ये सारे उपक्रम अगर कहीं हुए तो मेरे नागपुर शहर में हुए। ये सौभाग्य इस महानगर पालिका को प्राप्त है, कारण महानगर पालिका ने किया। ऐसे ही अनेक उपक्रम आने वाले समय में इस शहर के लिए और आगे बढ़े, ऐसी मैं आप सभी पार्षदों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। आज के पावन प्रसंग पर एक बात की और मुख्य रूप से घोषणा करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को एक विषय मैंने घोषित किया था कि नागपुर महानगर पालिका के हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों से हम लोग सुपर 75 की संकल्पना को साकार करेंगे। कल्पना यह थी कि 8वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा लेना, परीक्षा लेकर के उन बच्चों का चयन करना और 8वीं क्लास के 75 बच्चों का चयन करके उनका IQ टेस्ट करके उनके IQ के हिसाब से 25 इंजीनियर, 25 डॉक्टर और 25 NDA के अधिकारी बन सके, इस दृष्टि से उन्हें सुशिक्षित करना। हमने उस दिशा में काम भी चालू कर दिया। 28 तारीख को बच्चों की परीक्षा होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अगले रविवार को शिफ्ट की गई है। कल माननीय आयुक्त महोदय आए थे, संकल्पना उनको अच्छी लगी और आयुक्त महोदय ने उसके 2 कदम आगे बढ़कर के एक बात कही। मैंने जो अभी कहा कि पार्षद का काम है निगम से काम करा लेना, स्वयं पार्श्व में खड़े रहना, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि कल आयुक्त महोदय जब दोपहर में मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आपकी ये योजना मुझे बहुत पसंद है। जिस प्रकार से कोटा में बच्चा रेसिडेंशियल पढ़ाई करता है, हम महानगर पालिका के इन बच्चों की रेसिडेंशियल भोजन की व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से करेंगे और उनके स्वास्थ्य से लेकर के सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बच्चा केवल पढ़ाई करे, घर जाता है तो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए पूरा नियोजन महानगर पालिका के माध्यम से करेंगे। जनप्रतिनिधि की योजना अगर अधिकारी मन से स्वीकृत कर ले तो उसको कितना अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और केवल अभी 2 महीने का भी कार्यकाल महापौर के हैसियत से मेरा होने का है और इतना अच्छा सहकार प्रशासन दे रहा है। इसलिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों के साथ में मिलकर के निगम से पार्श्व में रह करके काम कराने वाले दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सब लोग एक अच्छा काम इस शहर के लिए करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। और महानगर पालिका के स्थापना दिवस की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस यादगार समारोह में उप महापौर मनीषा धावड़े, जलप्रदाय विभाग सभापति संदीप गवई के साथ अन्य मान्यवरों की भी उपस्थिति रही। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।